दोस्तों नमस्कार। विश्व राजनीति में एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना इस समय घट रही है। फ़िलिस्तीन इजराइल युद्ध या फ़िलिस्तीन इजराइल संकट। हमने जो खबर सुना, जो खबर हमने देखा, उसमें यह था कि हमास ने हज़ारों रॉकेट इजराइल पर दाग दिए। बदले में इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की। काफ़ी लोग हताहत हुए हैं, कई कई लोग मरे हैं, कई लोग घायल हुए हैं। ये कोई नई घटना नहीं है, विशेष रूप से इन दोनों देशों के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन इसके साथ ही हम एक खबर और सुन रहे हैं। वो खबर ये है कि जिस संगठन ने हमला किया है हमास, कुछ लोग इसे आतंकवादी संगठन मानते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग आतंकवादी संगठन मानते हैं। हो सकता है कुछ लोग न भी मानते हों। आज हम वर्तमान परिदृश्य पे बात नहीं करेंगे कि कौन किस पे ज़्यादा गोले दागा है। बात हम इस पे करेंगे कि आखिर इनके संघर्ष की पृष्ठभूमि क्या है, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। तो जैसा आपको पता है, इजराइल जो है वह पश्चिम एशिया का एक छोटा सा देश है। इसके पश्चिम में भूमध्य सागर है, इसके पूर्व में जॉर्डन और सीरिया है, उत्तर में लेबनान है, दक्षिण में मिस्र है। अब यह देश जो है, इसमें कई स्थान ऐसे हैं, विशेष रूप से यरूशलेम, जो यहूदियों के लिए, ईसाइयों के लिए और मुसलमानों के लिए एक समान रूप से धार्मिक महत्व रखता है। सबको वही भूमि चाहिए, एक धार्मिक महत्व है इसका। कहा जाता है कि मुसलमानों के लिए तो मक्का और मदीना के बाद सर्वाधिक पवित्र धार्मिक स्थान वही है। यहूदी कहते हैं कि ये हमारा सबसे ज़्यादा धार्मिक महत्व वाला स्थान अगर कोई है तो यही है। वही स्थिति ईसाइयों के साथ भी है। तो इतिहास में अगर हम पलट के देखें तो हम देखेंगे कि 1517 से लेके 1917 तक ये जो पूरा इजराइल समेत जो पूरा अधिकांश पश्चिम एशिया था, इस पर ऑटोमन साम्राज्य का शासन था। अब ऑटोमन साम्राज्य का शासन जब था तो 19वीं सदी तक, जिसे हम पूरा फ़िलिस्तीन वाला क्षेत्र कह रहे हैं, इजराइल वाला क्षेत्र कह रहे हैं, उस पर लगभग 87% जो आबादी थी मुसलमानों की थी। 3% यहूदी थे और 10% में शेष अन्य थे, जिसमें ईसाई भी आते थे। अब 19वीं सदी में एक घटना घटी। एक ऑस्ट्रो हंगरियन पत्रकार था जो मूल रूप से यहूदी था, थियोडोर हर्जल। इसने एक विचार रखा। विचार ये था कि इसने कहा कि जो फ़िलिस्तीन वाला स्थान है, यहूदियों के लिए एक यहूदी मातृभूमि का निर्माण किया जाए। देखिए, बात को समझिए। ये पत्रकार कह रहा है कि जो फ़िलिस्तीन है, फ़िलिस्तीन वाली भूमि पर यहूदियों के लिए एक मातृ देश बनाया जाए। ये इसका विचार है। और जो इसका विचार है, इसे जियोनिज्म कहा गया। विचार बहुत तेज़ी से फैला। अब हम देखेंगे कि इसमें, इस विवाद में, इस संघर्ष में ब्रिटेन की क्या भूमिका है। क्योंकि आपको पता है कि विश्व में सबसे बड़ा जो उपनिवेश था वो ब्रिटेन का था। उस समय के बॉस हुआ करते थे, दादा हुआ करते थे। झगड़े बनाना, फिर झगड़े का समाधान करना, यही इनका मुख्य जो है व्यवसाय हुआ करता था। अब इन्होंने 3 संधियां ऐसी की, अंग्रेज़ों ने 3 संधियां ऐसी की कि जिसे अगर हम ये कहें कि आज पश्चिम एशिया, विशेषकर इजराइल और फ़िलिस्तीन में संघर्ष का कारण बनी हुई है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पहली संधि ये थी 1915 में। अंग्रेज़ों ने मक्का के शासक शरीफ हुसैन से एक समझौता किया
अब ध्यान दीजिएगा, 1915 का जो समय है वह प्रथम विश्व युद्ध का समय है, और प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन और ब्रिटिश आमने सामने है। तो अंग्रेज मक्का के शासक शरीफ हुसैन से यह समझौता कर रहे हैं कि यदि वे अरब में ऑटोमन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व करें तो भविष्य में ये फिलिस्तीन समेत पूरे क्षेत्र पे वे शासन कर सकते हैं। कितनी अच्छी बात कर रहे हैं वो। मतलब ऑटोमन साम्राज्य एक तरफ युद्ध के मैदान में लड़ेगा और एक तरफ गृह युद्ध की स्थिति होगी कि यदि आप प्रथम विश्व युद्ध के दरमियान अरब क्षेत्र में ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व करें तो जब युद्ध निपट जाएगा, हम जीत जाएंगे, तो हम ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि आप फिलिस्तीन समेत पूरे अरब क्षेत्र पे शासन करिएगा, कोई आपको बोलने वाला नहीं है। और किससे ये समझौता कर रहे हैं? ये समझौता कर रहे हैं मक्का के शासक शरीफ हुसैन से। दूसरी जो संधि की अंग्रेज़ों ने जो समझौता किया वह 1916 में किया। यह अंग्रेज और फ्रांस के मध्य एक गुप्त समझौता था। इस समझौता में क्या कहा गया? इसमें इन्होंने कहा कि युद्ध के बाद अरब क्षेत्र को विभाजित कर दिया जाएगा, फिलिस्तीन जो होगा उस पर अंग्रेज़ों का नियंत्रण होगा। पहले में कह रहे हैं मक्का के शासक से कि समर्थन दीजिए, ऑटोमन के खिलाफ विद्रोह करिए, फिलिस्तीन समेत पूरे अरब पे आप शासन करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1916 में फ्रांस के साथ समझौता कर रहे हैं और उसमें यह फ्रांस से कहा जा रहा है कि हम लोग मिल के जो है अरब क्षेत्र को बांट लेंगे आपस में, फ़िलिस्तीन वाला क्षेत्र मैं अपने पास रखूँगा। 1917 में, एक साल बाद, अभी ध्यान दीजिएगा प्रथम विश्व युद्ध चल ही रहा है, वो ख़त्म नहीं हुआ है। अब इनको चाहिए था यहूदियों का समर्थन, और यहूदियों के अंदर जो है जायनिज़्म का विचार पनप चुका है। उन्हें अपना मातृ देश चाहिए, एक राष्ट्र चाहिए उन्हें। अब इन्होंने यहूदियों के साथ एक समझौता किया जिसे बाल्फोर घोषणा कहा जाता है। इसमें इन्होंने क्या वादा किया? इन्होंने कहा कि फ़िलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक राष्ट्रीय घर की स्थापना। ध्यान दीजिएगा, बाल्फोर घोषणा में अंग्रेज यहूदियों के साथ यह समझौता कर रहे हैं, यह उन्हें वादा कर रहे हैं कि फ़िलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक राष्ट्रीय घर की स्थापना करेंगे। ये 3 संधियाँ की गई और ये तीनों संधियाँ आपस में इतनी कॉन्ट्राडिक्टरी थी कि उस समय का वर्तमान ना तो उससे संतुष्ट रहा होगा, और भविष्य की स्थिति तो हम आज तक देख रहे हैं कि जो चिंगारी उन्होंने लगाई उसका धुआं आज तक जल रहा है। अब हुआ क्या कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश ने फ़िलिस्तीन में एक उपनिवेश की स्थापना की। क्यों किया? क्योंकि उनका उद्देश्य था कि वह फ़िलिस्तीन में तब तक शासन करेंगे जब तक वे स्वयं अपने ऊपर शासन करने लायक नहीं हो जाते हैं। बड़े दयालु टाइप कर रहे होंगे, वे भारत में भी ऐसा कर रहे थे। भारत में भी वे शासन नहीं कर रहे थे, वे, उनका कहना था कि हम तो भारत के लोगों को सभ्य बना रहे हैं, क्योंकि ये बेचारे अभी असभ्य हैं, भोले भाले हैं, कोई और आएगा तो इनको परेशान करेगा। फ़िलिस्तीन में भी वो यही कह रहे हैं कि हम फ़िलिस्तीन में उपनिवेश इसलिए बना रहे हैं कि फ़िलिस्तीन के लोग अभी अपने ऊपर शासन करने लायक नहीं है। शासन करने लायक हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यही जो उपनिवेश है, जो इन्होंने उपनिवेशिक सरकार वहाँ बनाई, इसी को अनिवार्य फ़िलिस्तीन कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह राष्ट्र संघ के आदेश से हुआ था। अब हम देखते हैं कि आगे किसकी जो पृष्ठभूमि क्या है। अब पृष्ठभूमि ये है कि अंग्रेज़ों ने जो तीनों संधियाँ की, जो तीनों समझौते किए, इन्होंने मन से अगर किसी समझौते को माना तो वह था बाल्फोर घोषणा, जिसमें उन्होंने यहूदियों से ये वादा किया था कि वह फ़िलिस्तीन में उन्हें एक राष्ट्रीय घर, एक मातृभूमि बनाकर देंगे। अब होता क्या है कि 1920 से लेकर 1930 के मध्य ब्रिटिश की मदद से
फ़िलिस्तीन में यहूदियों की संख्या हज़ारों की संख्या में बढ़ गई। यहूदियों की आबादी हज़ारों की संख्या में बढ़ गई। यहूदी किसी भी देश में होते थे, वह ब्रिटिश की मदद से फ़िलिस्तीन में आकर बसते थे। बहुत ऊंची ऊंची कीमतों पर ज़मीन खरीदते थे, किराए पर रहते थे, इन्वेस्टमेंट करते थे, जो भी करते थे कि किसी भी तरीके से आके बसें। संख्या बहुत ज़्यादा हो गई और इसके कारण यहूदी और अरबों के मध्य तनाव उत्पन्न हुआ। अब जब तनाव उत्पन्न हुआ, क्योंकि आपके जो समझौते थे, आपके जो रहस्य थे, वो उभर के सामने आ रहे थे कि आप तो किसी के सगे हैं नहीं, तो 1936 में फ़िलिस्तीन में जो अरब थे, इन्होंने ब्रिटेन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। यहूदियों की सहायता से अंग्रेज़ों ने वह विद्रोह को कुचल दिया, दबा दिया और एक श्वेत पत्र जारी किया। श्वेत पत्र में उन्होंने यह कहा कि यहूदियों का जो प्रवासन था उसे सीमित कर दिया और साथ में यह भी कहा गया कि 10 वर्ष के भीतर फ़िलिस्तीन में एक संयुक्त यहूदी अरब राज्य की स्थापना की जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, 1936 के विद्रोह के बाद जब फ़िलिस्तीन में अरबों का विद्रोह कुचल दिया गया, किसकी सहायता से कुचला गया? यहूदियों के। और एक श्वेत पत्र जारी किया गया। श्वेत पत्र में यहूदियों के प्रवासन को सीमित कर दिया गया और अगली बात ये कही गई कि अगले 10 वर्ष में फ़िलिस्तीन में ही एक संयुक्त अरब यहूदी राज्य का निर्माण किया जाएगा, उसकी स्थापना की जाएगी। अब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब यहूदियों का व्यापक नरसंहार हुआ और यूरोप से यहूदी भाग के आश्रय की तलाश में इधर उधर भाग रहे थे, तो अवैध तरीके से जो यहूदी संगठन थे उन्होंने अपने लोगों की मदद की और उन्हें फ़िलिस्तीन में बसाया। अब जब फ़िलिस्तीन में यहूदी बसना शुरू हुए, यहूदियों की संख्या और बढ़ी, तो तनाव बढ़ा और जब तनाव बढ़ा तो हमें ध्यान देना चाहिए कि सन 45 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो चुकी है। तो अंग्रेज़ों ने यह जो समस्या थी उसे नवगठित संयुक्त राष्ट्र को सौंप दिया। ध्यान दीजिएगा, समस्या पैदा की हुई थी अंग्रेज़ों की और जब उनसे नहीं संभला तो उन्होंने कहा कि हमने एक एसोसिएशन बनाया है, एक संगठन बनाया है हमने एक संगठन बनाया है और ये संगठन जो है केवल आजकल समस्याएं ही सॉल्व कर रहा है, तो आप वाली समस्या भी हम संयुक्त राष्ट्र संघ में पेश कर देते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में 1947 में फ़िलिस्तीन के विभाजन को लेके मतदान हुआ, लेकिन इस मतदान का जो परिणाम था इसे अरबों ने अस्वीकार कर दिया। उन्हें यह स्वीकार नहीं था। मई 1948 इजराइल को जो है एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया। जैसे ही इजराइल स्वतंत्र राज्य घोषित हुआ, अरबों ने इजराइल पर युद्ध का हमला कर दिया, धावा कर दिया, जिसे हम अरब इजराइल युद्ध के नाम से जानते हैं। उन अरब देशों में इराक, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, मिस्र, इन 5 देशों की जो है संयुक्त सेना थी। इजराइल से इन्होंने युद्ध किया। इजराइल ने सबके छक्के छोड़ा दिए। उनके सामने कोई टिका नहीं, क्योंकि उनके हथियार, उनकी तकनीक बड़े उन्नत किस्म के थे। साथ में अमेरिका उनके समर्थन में था। 1949 में युद्ध विराम की घोषणा की गई। तब तक 7 लाख फ़िलिस्तीनी जो थे वे शरणार्थी हो गए थे। वे समझ गए थे कि जो हमारा देश अब तक था, जहाँ पे हम 87% की संख्या में निवास कर रहे थे, अब हम उसी देश में अल्पसंख्यक हो गए हैं। हम उसी देश में अब हमारी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है।
लगभग 7 लाख फ़िलिस्तीनी जो है वो शरणार्थी हो गए, अन्य देशों में भाग गए। फ़िलिस्तीनी इस घटना को नकबा कहते हैं। नकबा मतलब होता है तबाही। उनका मानना था कि इस संघर्ष ने हमें राज्य विहीन कर दिया। वर्तमान स्थिति की बात करें तो अब नक्शे पे हमें इजराइल तो दिखता ही है, नक्शे पे हमें फ़िलिस्तीन नहीं दिखता। एक आजकल आप लोग बड़ी चर्चित मस्जिद का नाम सुनते होंगे, अल अक्सा मस्जिद करके है। उसका कुल क्षेत्रफल 35 एकड़ है, उतनी ही जगह बची है। तो वर्तमान परिदृश्य पे किसी नए तथ्य के साथ, किसी नई वीडियो के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। यह इजराइल फ़िलिस्तीन संघर्ष का इतिहास था, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी। इसमें हमें ब्रिटेन की भूमिका को भी देखना चाहिए कि ब्रिटेन ने कैसी भूमिका अदा की। अमेरिका को भी देखना चाहिए। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तब तक वीडियो को देखते रहिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।